देखो रिकॉर्डिंग मैसेज कैसे स्क्रीन शेयर से है मैम। देखो हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कर रहे थे जिसमें दो क्वेश्चन यहाँ बाकी है, पीडीएफ हम शेयर कर देंगे और कुछ क्वेश्चन मुझे लगा इम्पोर्टेंट छोटा छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप है तो मुझे लगता है कर लेना चाहिए, तो वो भी मैंने लिया हुआ है, तो पहले ये कर लेते हैं उसके बाद वो पीडीएफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पीडीएफ हम दे देंगे, अगर भूल जाओ चाहे ना तो एक बार तुम लोग मेरे को व्हाट्सएप करो, हम दे देंगे। देखो क्या बोला है, बटरी बटर इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर मिल्क। तो बटरी बटर क्या करता है, बटर मिल्क प्रोड्यूस करता है। बटरी बटर इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर मिल्क। तो बटरी बटर आई थिंक कंपनी का नाम हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन करता है बटर मिल्क, बटर एंड घी। अच्छा, तीन तरह का प्रोडक्शन होता है, थ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम, बटर मिल्क, बटर एंड घी। इट परचेसेस प्रोसेस्ड क्रीम एंड लेट इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ and let it through the process of churning until it separates into buttermilk and butter। मतलब उसको जो प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू से क्या किया जाता है, पहले ये लोग रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग क्या परचेस करते हैं। यहाँ पर देखो, ये देखो प्रोसेस्ड क्रीम। ठीक है, ये लोग परचेस क्या करते हैं, प्रोसेस्ड क्रीम। ये इन लोग का रॉ मटेरियल है, उससे प्रोड्यूस क्या होता है प्रोसेसिंग के थ्रू से, बटर मिल्क, बटर एंड घी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। For the month of Jan, Buttery Butter purchased 50 किलो प्रोसेस्ड क्रीम एट द रेट ऑफ 100 पर 1000 ml। अब ये भी बता दिए कितना रॉ मटेरियल परचेस हुआ है। ठीक है, रॉ मटेरियल कितना परचेस हुआ है, कितना रेट से परचेस हुआ है, पर 1000 ml। ठीक है, मतलब ये 100 जो है, मतलब परचेज किया है 50 किलो लीटर, और 100 रुपीज होता है पर एम एल। ठीक है, सॉरी 1000 ml, 1000 ml का जो मतलब 1000 ml का जो कॉस्ट है वो है 100 रुपीज करके, लेकिन खरीदा गया है 50 किलो लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज हम बता देते हैं, बहुत सारा हमें जो है चेंजेस देखना पड़ेगा। क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है परचेज का जो डेटा है वो किलो लीटर में है। प्रॉब्लम देखो क्या हो रहा है, परचेज का डेटा ये गिवन है किलो लीटर, बट जो परचेज का क्वांटिटी है वो बोला है ₹100 पर 1000 ml। तो कितना कॉस्ट लगा होगा वो तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, कि अगर इन्होंने 50 किलो लीटर बटर क्या बोलते हैं उसे, क्रीम, फ्रेश क्रीम परचेज किया है तो उसका प्राइस क्या है। शायद मेरा बात नहीं समझ में आ रहा है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखो 50 किलो लीटर प्रोसेस्ड क्रीम परचेस कर लिया, ठीक है, लेकिन कितना एक्सपेंस हुआ, 50 किलो लीटर प्रोसेस्ड क्रीम परचेस करने का कितना एक्सपेंस हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। क्यों, डायरेक्टली ऐसा थोड़ी ना बोला है कि 1 किलो लीटर क्रीम का कॉस्ट कितना है। अगर 1 किलो लीटर 100 रुपए होता तो फिर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो बहुत ही आसान हो जाता ना। वैसा नहीं बोला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किलो लीटर को मिलीलीटर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात, देखो जैसे बचपन में करते थे ना, 1 2 3 4 में हम लोगों ने सीखा है ना, किलोग्राम से ग्राम, लीटर से मिलीलीटर, वैसे ही किलो लीटर से हमें मिलीलीटर में ट्रांसफर होना पड़ेगा, तभी हम लोग अप्लाई कर पाएंगे कि कितना कॉस्ट इनकट हो रहा है। फिर बोला है कि कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट मतलब एक्सेप्ट मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस, ओवरहेड, ये सब मिला के कन्वर्जन कॉस्ट ये बता दिया है। 1 लाख वेयर इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक इनकर्ड हुआ है, इसका मतलब ये हम लोग का जॉइंट कॉस्ट में आ रहा है। बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट है ना, अप टू मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक, where two sellable product were produced, that is buttermilk and butter, butter can be further processed into ghee। अच्छा, मेन प्रोडक्ट दो है, जॉइंट प्रोडक्ट दो है, बटर मिल्क और बटर, फर्दर बटर कैन बी प्रोसेस्ड एंड ट्रांसफर टू घी। जैन में प्रोडक्शन और सेल्स हमें बताया, देखो क्या क्या प्रोडक्ट बनाए इन्होंने, बटर मिल्क बना लिया, बटर बना लिया, घी बना लिया। बटर मिल्क बनाया है 28 किलो लीटर पर टन,
बटर बना है 20 किलो लीटर पर टन और घी बना है 16 किलो लीटर पर टन, और यहाँ पर सेल्स क्वांटिटी ये 28 करके सेल हुआ है किलो लीटर पर टन, ये 16 किलो लीटर पर टन। बटर नहीं सेल हुआ, क्यों? क्योंकि बटर को तो एज ए बटर सेल किया ही नहीं गया, बटर को ट्रांसफर कर दिया गया है घी में, तो बटर नहीं सेल कर पाएंगे ना। अगर हम लोग बटर को ही घी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो बटर कैसे सेल करें? घी सेल करेंगे। सेलिंग प्राइस यहाँ पर बोला है 480, ठीक है, ये क्वांटिटी है ये दोनों, और ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। अब देखो इसमें भी यूनिट्स देखो, प्रोडक्शन हुआ है जो वो दिया हुआ है किलो लीटर पर टन, बट ये जो सेलिंग प्राइस है ये दिया हुआ है लीटर पर किलो, ठीक है। यहाँ भी हमें चेंजेस करना पड़ेगा, अभी करवाते हैं तो समझ में आ जाएगा। All 20 ton of butter were further processed at an incremental cost of 1,20,000 to yield 16 kiloliter of ghee. 16 kiloliter घी के लिए 1,20,000 का फर्दर कॉस्ट, इंक्रीमेंटल मतलब नेक्स्ट जो कॉस्ट एक्स्ट्रा इनकट किया गया ताकि घी मिल जाए। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ बटर मिल्क, बटर और घी। बोल रहा है कि बटर मिल्क, बटर और घी ना तो पहले से कुछ था ना एंड में कुछ रहेगा, जो प्रोड्यूस हुआ ऑल सेल हो जा रहा है, ठीक है, मतलब सोल्ड आउट बेसिकली सारी चीज। अब यहाँ पर करना क्या है, सो हाउ द जॉइंट कॉस्ट वुड एपोर्शन बिटवीन बटर मिल्क एंड बटर अंडर एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, मतलब एनआरवी से। और उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले पूरे क्वेश्चन का जो समरी, यानी हम लोग ना एक ड्रॉ बना लेंगे, देखो कि क्या इनका प्रोडक्शन है, क्या रॉ मेटेरियल है, क्या मेन प्रोडक्ट है, क्या बाई प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर प्रोसेस होगा, अच्छा रॉ मेटेरियल क्या है, रॉ मेटेरियल है प्रोसेस्ड क्रीम, प्रोसेस्ड क्रीम ये क्या है, ये है रॉ मेटेरियल। ये प्रोसेस्ड क्रीम रॉ मेटेरियल जो है इनपुट दिया गया, तो देने पे दो जॉइंट प्रोडक्ट आया, एक है बटर मिल्क एंड नेक्स्ट बटर। अच्छा कितना कितना क्वांटिटी में आया वो भी लिखते हैं, देखो यहाँ पर ये देखो प्रोडक्शन हुआ है 28 किलो लीटर पर टन। अच्छा 28 किलो लीटर पर टन ऐसे लिख दिया मैंने। अच्छा उसके बाद 20 किलो लीटर पर टन ये क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ, और ये बटर हुआ है फर्दर प्रोसेस, ठीक है, ये बटर को फर्दर प्रोसेस किया गया एंड घी, घी प्रोड्यूस हुआ। अच्छा अब ये फर्दर प्रोसेस करेंगे तो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड होगा, जिसे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ये देखो कितना इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ था 1,20,000, तो यहाँ पर लिख लेंगे फर्दर कॉस्ट, फिर से 1,20,000 का एक्सपेंस इनकर्ड करवा के घी प्रोड्यूस किया गया। घी कितना प्रोड्यूस हुआ है वो लिखा हुआ होगा यहाँ पर, ये देखो घी प्रोड्यूस हुआ है 16 किलो लीटर पर टन, 16 किलो लीटर पर टन। अब ये कैसा यूनिट है, मतलब एक टन बटर में 16 किलो लीटर घी निकल रहा है। एक टन बटर क्या है, प्रोसेस्ड क्रीम को यूज करने से 28 किलो लीटर बटर मिल्क मिल रहा है, ये बोला हुआ है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं सेल कैसे हो रहा है। अच्छा ये सेल होगा सेल्स क्वांटिटी, अच्छा ये पूरा पूरा ही सेल हो गया, जैसे बोला है ना नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये पूरा सोल्ड आउट बोल सकते हैं, और ये भी सोल्ड आउट। ये देखो यहाँ दिया हुआ है, देखो ना, ये इतना प्रोड्यूस इतना सेल, इतना प्रोड्यूस इतना सेल, और ये दिया है कितने में सेल हो रहा है एट द रेट प्राइस। ये बोल रहा है पर लीटर जो है प्राइस पर लीटर पर केजी 30 और 480, 30 और 480, तो ये हो गया 30 और ये हो गया एट द रेट ऑफ 480। अच्छा 480 पर लीटर पर केजी,
ठीक है, चलो उसका बाद में लिख लेंगे, अभी हम कुछ नहीं लिख रहे इसमें। ये लिख लिया मैंने, पूरा डेटा जो है इसको हम लोगों ने अरेंज कर लिया। और यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस के थ्रू से, प्रोसेस का नाम भी दिया हुआ है, प्रोसेस के थ्रू से जो है ये प्रोडक्शन पॉसिबल है। अच्छा, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ज्वाइंट कॉस्ट। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है सो हाउ द ज्वाइंट कॉस्ट। तो पहले ज्वाइंट कॉस्ट का तो पता होना चाहिए, ज्वाइंट कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है। ज्वाइंट कॉस्ट में आ जाएगा कन्वर्जन कॉस्ट और रॉ मटेरियल का कॉस्ट, तो वही होगा ज्वाइंट कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट तो डायरेक्टली गिवन, देखो डायरेक्टली गिवन है 1 लाख, 1 लाख था, यहाँ नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ था, ये देखो 1 लाख कन्वर्जन कॉस्ट है, 1 लाख, क्योंकि ये कॉस्ट बिफोर अप टू स्प्लिट अप पॉइंट तक लगा है। तो यहाँ तक जो भी कॉस्ट लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कॉस्ट लग रहा है वो सारा का सारा ज्वाइंट कॉस्ट है। इसके बाद कुछ कॉस्ट लगता है प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद, वो होता है हम लोग का क्या बोलते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा। अब इसके लिए हमें जो है थोड़ा बचपन वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, जब वहां जहां हम लोग सीखते थे कि किलोग्राम से ग्राम में कैसे ट्रांसफर कर सके, ग्राम से किलोग्राम, या फिर मिनट से आवर, आवर से सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही बोला है कि 50 किलोलीटर परचेज हुआ है और प्राइस बोला है 1000 ml एट द रेट ऑफ 100 करके, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना के दिखाते हैं, देखो। तो 1 किलोलीटर इक्वल टू 1 किलोलीटर इक्वल टू कितना मिलीलीटर है, वो पहले देखना पड़ेगा। चलो यहीं पर दिखाते हैं तुम लोग को, देखो गूगल करोगे तो मिल जाएगा, अगर याद है तो भी ठीक है, लेकिन गूगल करने से देखो एग्जाम में तो आप गूगल नहीं कर सकोगे, जस्ट हम बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर इक्वल टू मिलीलीटर, ठीक है। ये देखो 10 लाख, ठीक है, 10 लाख मिलीलीटर होगा। तो ये याद रखना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो, अदरवाइज याद नहीं रखना पड़ेगा। तो 1 किलोलीटर इक्वल टू 10 लाख मिलीलीटर, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया कि ऐसा होता है, नहीं तो फिर तुम लोगों को याद नहीं रहेगा, तो तुम लोग गूगल करके देख सकते हो। तो 1 किलोलीटर इक्वल टू 10 लाख मिलीलीटर। अब इसका रिक्वायरमेंट क्या था, क्योंकि प्राइस जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 50 किलो लीटर परचेस किया है। तो 1 किलो लीटर अगर हम लोग का 10 लाख मिलीलीटर है, तो 50 किलो लीटर इक्वल टू कितना मिलीलीटर होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होने से मल्टीप्लीकेशन, तो 50 इंटू 10 लाख, ठीक है, 50 इंटू 10 लाख मिलीलीटर करने पे हमें मिल जाएगा कि कितना मिलीलीटर होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 500 लाख, 500 लाख मिलीलीटर, ठीक है। तुम लोग चाहो तो 5 टाइम्स 0 लिख लो, मैंने एल लिख दिया, 500 लाख मिलीलीटर। अब बेनिफिट क्या, बेनिफिट ये हो जाएगा, प्राइस देखो कैसे दिया हुआ है, 1000 ml का प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है। 1000 ml का प्राइस है, ml मतलब मिलीलीटर, ये मिलीलीटर का मतलब ही तो ml हुआ ना। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर कितना है, 1000 मिलीलीटर का प्राइस है 100, अच्छा 100 रुपीज। अच्छा, हम लोगों ने कितना परचेज किया, किया तो था 50 किलोलीटर, बट प्राइस तो किलोलीटर में है नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको मिलीलीटर में ट्रांसफर कर लिया। तो 1 मिलीलीटर का यूनिटरी मेथड, 1 मिलीलीटर का प्राइस कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो फिर 500 लाख मिलीलीटर, ये लाख है, मिलीलीटर का प्राइस कितना होगा, ₹100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 500 लाख। अब हम यहाँ पर जीरो पुट कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन सही हो। मिलीलीटर, ये देखो ये मिलीलीटर है, तो हम इसे ml लिख देते हैं, ml मतलब मिलीलीटर। ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को रॉ मटेरियल का कॉस्ट मिलेगा। तो देखो ये क्वेश्चन में ना यही एक स्पेशलिटी था कि हमें कितना, हमारा बचपन का पढ़ाई याद है कि हाँ कितना मिलीलीटर, किलोलीटर, क्या ये सब ट्रांसफर करना हमें आता है। अगर इस तरीके का पॉइंट दे दे तो क्वेश्चन में बाकी तो कुछ उतना मुश्किल रहेगा नहीं, लेकिन ये सब ट्रांसफॉर्मेशन करने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग
इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 टाइम्स 0, यहाँ से भी 3 टाइम्स 0, ठीक है, तो यहाँ हो गया 456, ठीक है, 50 लाख, 50 लाख रुपीस, रुपीस 50 लाख, मतलब रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया ₹50 ये हम लोग डायरेक्टली कभी भी नहीं कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे कैलकुलेट करें, अगर हमें प्राइस दिया हुआ है मान लो, पर ये तो मिलीलीटर किलोलीटर आई होप की समझ ही रहा है, जैसे मान लो हमें किसी चीज का प्राइस दिया हुआ है 1 ग्राम 100 रुपीज करके, और हम लोगों ने परचेस किया है 50 किलोग्राम, ठीक है, 50 केजी, 50 केजी हम लोगों ने परचेस किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 केजी इक्वल टू कितना ग्राम, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ, प्राइस तो दिया हुआ है मिलीलीटर के अकॉर्डिंग और परचेज बोल रहा है किलोलीटर के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों ने किलोलीटर को मिलीलीटर में ट्रांसफर करके प्राइस निकाल लिया। 50 लाख रुपीस का हम लोग का रॉ मटेरियल लग रहा है, प्लस 1 लाख का कन्वर्जन कॉस्ट, यानी 51 लाख, 51 लाख का ये जो है ज्वाइंट कॉस्ट अप्लाई होगा, उसके बाद बटर मिल्क और बटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग के पास ज्वाइंट कॉस्ट तो पता चल गया, अब हमें फॉलो क्या करने बोला है, एनआरबी मेथड। देखो एनआरबी मेथड फॉलो करने बोला है ना, तो हम लोग एनआरबी मेथड फॉलो करके कैलकुलेट करते हैं कि कितना हम लोग का ज्वाइंट कॉस्ट होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट बाय एस्टिमेटेड NRV method, by estimated NRV method। ये देखो अच्छा, एनआरबी मेथड में क्या था, एनआरबी मेथड में हमें फाइनल सेल्स वैल्यू लेना पड़ेगा, फिर उससे जो भी कॉस्ट है उसे लेस करते हुए हमें यहाँ तक पहुंचना होता है, ठीक है। तो फाइनल सेल्स वैल्यू यहाँ पर हम लोग लेंगे ये घी वाला, ठीक है, बटर मिल्क का तो एक ही सेल्स वैल्यू है तो यही लेना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखेंगे तो बटर, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट हमें ये दोनों पे अपोर्शन करना है, लेकिन जो प्रोडक्ट फाइनली सेल हुआ था उसका नाम बटर नहीं था, उसका नाम हम लोग का घी था, ठीक है, लेकिन लिखना क्या है, बटर, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट इस पे अप्लाई होगा। सेल्स वैल्यू क्या लेना है, बटर का फाइनल सेल्स वैल्यू। ये तो एक फॉर्मेशन है कि हाँ बटर घी बन गया, वो तो नाम है, ठीक है, बटर घी बन गया, लेकिन है तो वो बटर ही, ठीक है, मतलब बटर से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो जॉइंट कॉस्ट तो बटर और बटर मिल्क पे लगेगा। फर्दर कॉस्ट बटर पे अप्लाई होगी, घी बन रहा है, तो जॉइंट कॉस्ट में बटर मिल्क और बटर पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एनआरबी मेथड लेने से हमें प्रोडक्ट का फाइनल सेल्स वैल्यू लेना पड़ता है। तो बटर एज ए बटर सेल नहीं हुआ, एज ए घी सेल हुआ है, तो हमें घी का ही सेल्स वैल्यू लेना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने कॉस्टिक सोडा वाला किया था, वैसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं, देखो बटर मिल्क और यहाँ पर लिख दिया मैंने बटर। सबसे पहले फाइनल सेल्स वैल्यू। अच्छा, अब ये सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करने में भी ना हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम यानी डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। प्रोडक्शन दिया हुआ है किलो लीटर पर टन में, ठीक है, और ये जो @30 दिया हुआ है ये कुछ और दिया हुआ है। देखो @30 जो दिया हुआ है वो हम लोग को कैसे दिया हुआ है, देखो ये देखो, ये बोल रहा है पर लीटर पर केजी, चलो यहाँ लिख ही देते हैं, लीटर पर केजी में दिया हुआ है, ठीक है, पर लीटर पर केजी में दिया हुआ है, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो हमें लीटर, ये देखो ये किलो लीटर है, इसको लीटर कर देते हैं, और टन को हम लोग किलो कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम लोग एक ही तरह ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ है किलो लीटर पर टन और यहाँ है लीटर पर केजी, तो क्यों ना किलो लीटर को लीटर बना ले और टन को किलो बना ले, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि यूनिट अलग है, ठीक है, यूनिट अलग है। बटर मिल्क प्रोड्यूस इतना हुआ है, सेल ऐसे हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे, ये देखो 30 लीटर पर किलो के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर लिखते हैं, ये तो @ है तो रुपीस तो मल्टीप्लाई होगा। सेल्स वैल्यू कैसे निकल के आता है, देखो सेल्स वैल्यू का मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यूनिट जैसे रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हमें यूनिट दिया हुआ है
किलो पर लीटर, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा क्वांटिटी, यही तो करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी, इस तरीके से ही तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है ना, तो वही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो सेलिंग वैल्यू पर यूनिट कितना है, ये वाला, ये है हम लोग का 30 करके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 30 इंटू 28 किलो लीटर, 28 किलो लीटर इंटू, किलो लीटर को अगर लीटर में ट्रांसफर करेंगे तो किलो लीटर इक्वल टू कितना लीटर होगा, किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर होगा। देखो यहाँ पर 1 किलो लीटर इक्वल टू कितना लीटर, हम दिखा देते हैं, किलो लीटर से 1000 होगा लीटर, ये देखो किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है ना, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, तो 1000 ऐसे सीखा होगा तुमने ने, ठीक है। अब अलग अलग प्रोसेस से भी सीख सकते हो, देखो बचपन में जो जैसे टीचर के पास सीखे उस तरीके से हो सकता है, सबका अलग अलग मेथड होता है। मैंने इस तरीके से सीखा हुआ है, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, तुम लोगों ने भी जरूर इसी कंसेप्ट में कुछ ना कुछ तरीके से सीखा होगा, तो ये 1 और यहाँ 0 लग जाएगा, तो 1000 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलो लीटर, 1000 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये लीटर में ट्रांसफर हो गया, 28 किलो लीटर को हम लोगों ने लीटर में ट्रांसफर कर दिया, उससे बेनिफिट क्या होगा, 28 किलो लीटर इक्वल टू कितना लीटर, हम लोगों ने ये निकाल लिया, ये देखो 28 किलो लीटर इक्वल टू कितना लीटर, 28 किलो लीटर इक्वल टू हो जाएगा 28,000 लीटर, ठीक है, 28,000 लीटर हो गया। अब हम लोग उसमें 30 जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बोला है पर लीटर, ठीक है, पर लीटर। अच्छा ये केजी और टन जो है, ये एक्चुअली कैसे बोला है ना, देखो सेल्स क्वांटिटी जो आया है बोल रहा है 1 किलो लीटर, अगर हम लोग जो है फ्रेश क्रीम, क्या नाम था इसका, हम बार बार भूल जा रहे हैं, जो इनका रॉ मटेरियल था, प्रोसेस्ड क्रीम, ठीक है, 1 किलो लीटर प्रोसेस क्रीम अगर जो है 1 टन अगर प्रोसेस क्रीम यूज किया जाता है, तो फिर 28 किलो लीटर, ये है 28 किलो लीटर हमें आउटपुट मिलता है, अगर हम लोग 1 टन जो है प्रोसेस्ड क्रीम यूज करते हैं। और इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग सेल करते हैं तो 1 किलो, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है सेलिंग प्राइस पर लीटर पर केजी 30 करके होगा, ठीक है, मतलब 1 लीटर जो है वो 30 रुपीज करके सेल होगा, तो यहाँ पर केजी और टन का इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये टन तो फ्रेश क्रीम के लिए दिया हुआ है, ठीक है, ये फ्रेश क्रीम के लिए दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको किलो लीटर में ट्रांसफर करने के बाद इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बटर का भी देखो, बटर का यहाँ पर देखो 480 है सेलिंग प्राइस, 480 लीटर करके, तो 480 इंटू यहाँ पर क्वांटिटी को लीटर में ट्रांसफर करेंगे, ये किलो लीटर में है, तो 16 किलो लीटर इंटू 1000 लीटर, ठीक है, 16 किलो लीटर इंटू 1000 लीटर, तो इससे हमें जो है प्राइस सेल्स वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है, तो सेल्स वैल्यू देख लेते कितना होगा, 30 इंटू 28 इंटू 1000, 8,40,000, 8,40,000, 480 इंटू 16 इंटू 1000, 76,80,000 सेल्स वैल्यू। और एनआरबी मेथड में हमें क्या करना होता है, सेल्स वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स में आके धीरे धीरे जो भी कॉस्ट है उसे लेस करेंगे, तो सबसे पहले ये फर्दर कॉस्ट लेस हो जाएगा, और तो कोई कॉस्ट है नहीं, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग सिंपल यहाँ से लेस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो कि सिर्फ बटर पे एप्लीकेबल है, 1,20,000, तो एनआरबी आ जाएगा 8,40,000, और ये हो जाएगा 75,60,000, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करेंगे इस एनआरबी वाले रेशियो में, तो इसी टेबल के नीचे ही लिखते जाते हैं, जस्ट इसके नीचे लिखो, पर्टिकुलर्स के नीचे, एपोर्शन, apportionment of joint cost
कितना है ज्वाइंट कॉस्ट? 51 लाख। 51 लाख को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन रेशियो ऑफ, कौन से रेशियो में? ये रेशियो में 8 लाख 40 और 75 लाख 60। यहाँ पर लिख लेते हैं 8 लाख 40 इज टू 75 लाख 60। अच्छा ये देखो 75 लाख 60 अगर हम लोग डिवाइडेड बाई 8 लाख 40 करते हैं तो यहाँ पर देखो 9 आ जा रहा है, मतलब ये 1:9 हो जाएगा। ठीक है, 1:9 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो अभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 51 लाख को 1:9। 51 लाख का 9:10, तो ये कितना हो जाएगा? 55,10,000। और ये हो जाएगा 5 लाख 10 इंटू 9, देखते हैं कितना आता है। 45,90,000। 45,90,000, तो ये हो गया जॉइंट कॉस्ट का एपोर्शन। जॉइंट कॉस्ट एपोर्शन करने के बाद हम लोग का इतना वैल्यू निकल के आया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया पहला वाला आंसर। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। सेकंड और एक क्वेश्चन बोला था, हेल्दी बोन्स ऑफर्स टू परचेज 20 टन ऑफ बटर इन फेब एट 360 पर केजी। बोल रहा है हेल्दी बोन्स बोल के कोई कंपनी है जिन्होंने इनको ऑफर किया है बटरी बटर को कि वो 20 टन बटर परचेज करना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ फेब एट 360 पर केजी। इन केस बटरी बटर एक्सेप्ट दिस ऑफर नो घी वुड बी प्रोड्यूस्ड इन फेब। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा बात है क्योंकि बटर से ही घी बन रहा है। प्रोसेस देखो, बटर से ही घी बन रहा है। कोई अगर बटर ही परचेज कर लेगा तो घी तो नहीं बन सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बटरी बटर को कि क्या ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ चलो घी नहीं बना के हम लोग बटर ही बेच देते हैं, तो वो तो ऐसे नहीं पता चलेगा ना। देखना है कि सेल करके किस में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे डिसीजन इसमें कैसे लेना है? डिसीजन हमें लेना है हमेशा सेल के वैल्यू के ऊपर, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है वो देखना पड़ेगा। बोल रहा है कि सजेस्ट वेदर बटरी बटर सेल एक्सेप्ट द ऑफर अफेक्टिंग इट्स ओपनिंग सॉरी ऑपरेटिंग इनकम और फर्दर प्रोसेस बटर टू मेक घी इटसेल्फ। बोल रहा है कि क्या इन्हें वो ऑफर ले लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, बेसिकली यही पूछ रहा है। ठीक है, ऑफर लेना चाहिए। अगर इनका ऑफर इफेक्ट करता है इनके ऑपरेटिंग इनकम को तो क्या होगा, और फर्दर प्रोसेस बटर या फिर फर्दर बटर ही प्रोड्यूस करना चाहिए, फर्दर बटर को प्रोसेस करना चाहिए घी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि बटर घी सेल करके कितना अर्निंग होता है, और अगर बटर सेल होगा 20 टन अगर बटर सेल होगा तो कितना अर्निंग होगा। ठीक है, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि दोनों का सेल्स वैल्यू में डिफरेंस कितना है, लेकिन दोनों कंपेरेबल नहीं होगा क्योंकि घी में दो कॉस्ट आ जाएगा लास्ट दिन के क्वेश्चन की तरह, जबकि यहाँ पर एक ही कॉस्ट आएगा, तो हमें फर्दर कॉस्ट भी रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी सेल, कितना सेल बढ़ रहा है फ्रॉम फर्दर प्रोसेस ऑफ बटर इनटू घी। घी में बटर को ट्रांसफर करने पे, अगर हम लोग बटर को घी में ट्रांसफर कर लेते हैं तो हम लोग का क्या सेल वैल्यू कुछ बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा तभी हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या फिर उसे बटर के स्टेट में ही सेल कर देना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो अगर हम लोग बटर सेल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, और घी सेल करने पे हमें क्या मिलेगा? घी सेल करने पे तो ये मिलेगा सेल्स वैल्यू, ये देखो 480 इंटू 16 किलो लीटर इंटू 1000, वो लिख लेते हैं 480 इंटू 16 किलो लीटर इंटू 1000, ये मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 76,80,000। यहाँ पर लिख लेते हैं 76,80,000। ठीक है, ये सेल्स वैल्यू ऑफ हो गया
बटर, और अगर घी सेल करते हैं तो कितना सेल वैल्यू मिलेगा वो चेक करते हैं। अगर हम सॉरी बटर, ये तो घी का हो गया, बटर सेल करने पे कितना मिलेगा, 20 किलो लीटर पर टन जो है प्रोडक्शन हो रहा है। सेल वैल्यू देखते हैं, बटर का सेल वैल्यू कितना है, 360 पर किलो करके है, ठीक है। तो 360 पर किलो, और बटर कितना प्रोड्यूस होता है 20। अब ये 20 भी किस में दिया हुआ है, देखो ये 20 दिया हुआ है हम लोग को किलो लीटर पर टन में, ठीक है। अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत होगा, क्यों, ये हमें दिया हुआ है 360 पर केजी, 1 किलो बटर 360 में सेल हो जाएगा। और ये बटर का जो क्वांटिटी है वो कितना किलो है, अब देखो ये किलो में नहीं है, ये किस में दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है इन किलो लीटर पर टन में दिया हुआ है क्वांटिटी। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें किलो में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर लिखते हैं 360 सेल्स वैल्यू इनटू यूनिट। अच्छा, यहाँ पर देखो बोल रहा है 20 किलो लीटर पर टन, तो 20 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1000, ठीक है, 20 इंटू 1000 हो जाएगा। सेम तरीके से देखो ना, किलो लीटर पर टन है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो ये लीटर और केजी जो दिया हुआ है ना, देखो ये एक्चुअली दिया हुआ है इसीलिए, अगर मेरा जो प्रोडक्ट है वो अगर लीटर बेस्ड है तो उस पे लीटर एप्लीकेबल होगा, अगर किलो बेस्ड है उस पे किलो एप्लीकेबल होगा। जैसे देखो अगर बटर मिल्क सेल होता है तो 30 पर लीटर बोलेंगे, 30 पर किलो तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, तब इस पे किलो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एक्चुअली ऑब्लिक करके दिया हुआ है, ये देखो थोड़ा सा मैंने शायद स्टार्टिंग में इसको समझाने में थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया। ये देखो ये लीटर और जो पर किलो है ना, ये 30 बटर मिल्क के लिए लीटर एप्लीकेबल होगा, ठीक है, घी के लिए ये किलो एप्लीकेबल होगा। और प्रोडक्शन इन किलो लीटर और टन, बटर मिल्क के लिए किलो लीटर एप्लीकेबल होगा, बटर के लिए टन एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सॉलिड आइटम है, घी के लिए भी टन एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब जैसे ही हम लोगों ने इंटू करना स्टार्ट किया तो ये 28 किलो लीटर था प्रोडक्शन क्वांटिटी और ये लीटर था, तो हम लोगों ने किलो लीटर को लीटर में ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद आंसर निकाला, ठीक है। ये देखो ये जो है हम लोग का प्रोडक्शन, और ये सेल्स क्वांटिटी भी उतना ही है, तो ये भी वही सेम कंसेप्ट किलो लीटर, और ये हो जाएगा टन, ठीक है। तो जब हमारा मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 28 किलो लीटर को हम लोगों ने लीटर में ट्रांसफर कर दिया, तो 1 लीटर अगर 30 रुपीज, 1 लीटर 30 रुपीज, तो 28 किलो लीटर कितना होगा, तो 28 इंटू 1000 करने से 28,000 लीटर हो गया इंटू 30, ठीक है, ऐसे करके होगा। और यहाँ पर 16 टन है, तो ये है हम लोग का घी है 16 टन करके, तो फिर 16 टन को हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने टन को केजी में ट्रांसफर किया, ठीक है। तो ये देखो ये 1 टन इक्वल टू कितना केजी होता है वो भी देख लो, 1 टन वो भी 1000 होता है, ठीक है, 1 टन टू केजी, ये देखो 1 टन टू केजी दिखाते हैं, ये देखो 1000, ठीक है, 1000 होता है, 1 टन इक्वल टू 1000 केजी, तो ये 20 टन है। अच्छा, पहले तो हम लोगों ने एनआरबी मेथड में 16 टन घी सेल किया, ऐसा हम लोगों ने सोचा, तो 16 टन यानी कितना केजी, 16 टन यानी 16,000 केजी ये सेल हुआ। अगर 1 किलो 480 है तो 16,000 किलो कितना होगा, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होगा। मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में गलत समझा दिया था, ठीक है, मतलब गलत हो गया था यूनिट का इंटरप्रिटेशन मेरे से, हम फिर से एक बार तुम लोग को बता देते क्योंकि नहीं तो फिर गलत ही रह जाएगा। ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, देखो यूनिट का जो कंसेप्ट है, कैलकुलेशन हमारा सही है बट मेरा समझाने का तरीका ठीक नहीं रहा। ये देखो यहाँ पर क्या बोला है कि हम लोग सेल्स वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये बटर मिल्क जो प्रोडक्शन है वो किलो लीटर भी हो सकता है, टन भी हो सकता है, सेल्स जो है वो किलो लीटर भी हो सकता है, टन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का प्रोडक्ट है। बटर मिल्क किलो लीटर होगा, घी किलो लीटर होगा, और ये सेल होगा पर लीटर के अकॉर्डिंग, और ये सेल होगा पर किलो के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये किलो लीटर था तो हम लोगों ने उसे लीटर में ट्रांसफर किया इंटू 1000 करके और इंटू 30 कर दिया, क्योंकि इसे अगर हम लोग इंटू 1000 कर देंगे तो ये लीटर में हो जाएगा, तो फिर 30 से इजीली मल्टीप्लाई होगा। 16 किलो जो है किलो लीटर, सॉरी ये टन होगा, घी जो है ये टन होगा, तो 1 टन इक्वल टू 1000 केजी, तो 16 इंटू 1000 इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 1000 इक्वल टू हो जाएगा 16,000 केजी इंटू 480 करेंगे तो इजीली हमें
आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो इसमें 2 यूनिट हमें इस तरीके से जरूरत होगा। पहले ना मैंने ये किलो लीटर और टन कुछ और ही समझ लिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू द आइटम हमें किलो लीटर या टन समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 और ट्रांसफॉर्मेशन देखा, वो हम लिख देते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे। एक तो हम लोगों ने देखा 1 टन इक्वल टू 1000 kg, इसका यूज किया, और 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन और होना चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू देख रहे हैं। अब देखो, जैसे अगर बटर सेल होता है तो ये रिकवरी होने वाला है सेल्स, और अगर हम लोग का ये घी सॉरी बटर सेल होगा तो ये इतना सेल होगा, और अगर घी होने पे इतना। ठीक है, ये सेल्स वैल्यू घी का है। तो 360, ये देखो अब ये क्या हो गया, इसका कैसे हो जाएगा, देखो जैसे घी कितना प्रोड्यूस हुआ है, घी टन में होता है, 16 टन प्रोड्यूस हुआ है, 16 टन ही सेल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 480 पर किलो के अकॉर्डिंग घी। ठीक है, वही हम लोगों ने यहाँ पर किया है, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर 16 टन, तो इसे ना मुझे लिखना चाहिए टन। ठीक है, ये टन हो जाएगा, 16 टन इंटू 1000, तो ये किलो में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ भी वैसे ही लिखना चाहिए, ये किलो लीटर में। बटर का बटर का ये हो जाएगा, ये टन होना चाहिए। ठीक है, ये टन होना चाहिए। वैसे दोनों का ही ट्रांसफॉर्मेशन 1000 में हो रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 360 किलो। ठीक है, 360 पर किलो करके सेल होगा। क्या सेल होगा, बटर। ठीक है, बटर का प्रोडक्शन कितना है, 20 टन। ठीक है, उसका तो लीटर नहीं बोलेंगे, 20 टन। तो अगर 1 किलो 360 में सेल होगा, 20 टन इक्वल टू कितना किलो, तो 20 टन इक्वल टू, ये 20 टन है, 20 टन इक्वल टू 1000 kg से मल्टीप्लाई करने से हमें पता चल जाएगा 20 टन इक्वल टू कितना किलो होगा, इंटू 360 करेंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग किया हुआ है। अब देखते हैं कितना आता है। 360 इंटू 20 इंटू 1000, 72 लाख, 72 लाख। अच्छा, अब इसको समझो क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर घी सेल करेंगे तो इतना मिलेगा, और अगर बटर सेल करेंगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो तभी ना पता चलेगा कि सेल हमारा कितना एक्स्ट्रा होगा अगर हम लोग घी सेल करते हैं इंस्टेड ऑफ बटर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बटर, क्योंकि ये सेल कौन सा है, ये है हम लोग का घी का। ठीक है, ये हम लोग का घी का सेल, और ये है हम लोग का बटर का सेल। तो बटर सेल करके तो कम ही मिलेगा हमें, तो ऑफर उसी चीज का दिया गया है कि आप लोग बटर सेल करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अब माइनस करके देखते हैं, अगर हम लोग घी सेल करते हैं तो हम लोग को कितना एक्स्ट्रा सेल वैल्यू मिलेगा, तो वो हो रहा है 480। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऑब्वियसली मेरा 480 का सेल ज्यादा होगा अगर हम घी सेल करते हैं, लेकिन घी को कन्वर्ट करने के लिए हमारा एक एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग रहा है, दैट इज 1,20,000। तो वो भी तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लेस करके दिखाते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, incremental cost of further processing, 1,20,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3,60,000। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल इनकम ये आ गया, इंक्रीमेंटल इनकम। तो भी हम लोग का इनकम जो है इतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो भी हम लोग का इनकम इतना ज्यादा रहेगा। अब देखो, इसको इसको इंडिविजुअली भी समझ सकते हो। लास्ट दिन मैंने इंडिविजुअली लिख के दिखाया था, लेकिन हम लोग चाहे तो इस पीडीएफ में तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, दूसरे वाले पेज में है तो वो भी तो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन तुम लोग अपने कॉपी में देख सकते हो। तो ये घी सेल करने से, ये बटर सेल करने से, बट जब हम लोग घी सेल कर रहे हैं ये सेल्स वैल्यू जरूर आ रहा है, लेकिन ज्वाइंट कॉस्ट के अलावा भी इसमें कुछ कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है। जैसे हम लास्ट दिन भी समझाए थे, फिर से बोल रहे हैं, ये है सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू का मतलब
मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहाँ पर भी सेल वैल्यू का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन बटर के केस में एक ही कॉस्ट इनकर्ड है, दैट इज ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है, ज्वाइंट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर क्या है, ज्वाइंट कॉस्ट भी आएगा प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आएगा और प्रॉफिट, तो दोनों कंपेरेबल नहीं है। तो हम लोग इसमें से अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कर देते, तुम लोग चाहो तो ऐसे इंडिविजुअली भी कर सकते हो, जैसे ये आ गया। अब ये हमारा सेल्स वैल्यू जरूर प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसको घी में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेसिवली हमारा एक्सपेंस हो रहा है 1,20,000, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट बटर के केस में तो नहीं हो रहा है। तो अगर 76,80,000 का हमें सेल्स रेवेन्यू चाहिए, तो हमें 1,20,000 और भी एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा कंपेयर टू बटर, ठीक है। तो 75,60,000 का हमारा जो है नेट सेल आ रहा है, और उसी स्टेट में बटर का हो रहा है 72 लाख। तो माइनस करके देखो, फिर भी घी बेच के तो ज्यादा ही मिल रहा है। ये देखो कितना, 3,60,000। तो हम लोग इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, ऐसे ज्वाइंटली भी कर सकते हैं, मतलब इंक्रीमेंटल इनकम। फिर भी चाहे घी बनाने के लिए हमारा 1,20,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, फिर भी हम लोगों का 3,60,000 रुपीज का एक्स्ट्रा इनकम होगा अगर हम लोग घी सेल करते हैं तो, इंस्टेड ऑफ बटर। तो ऑब्वियसली ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लास्ट वीक मैंने इंडिविजुअली दिखाया था, आज मैंने दोनों को मिला के दिखाया। तुम लोग जैसा चाहो कर सकते हो, लेकिन देखो कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो ये बेटर प्रेजेंटेशन इसीलिए है क्योंकि इसमें टाइम बचता है, क्योंकि इसमें जो है ना लिखने में काफी ज्यादा टाइम जाता है। तो अगर ऐसे करोगे तो टाइम बच जाएगा। सिंपल, पहले हम लोग दोनों को कंपेयर कर लिए कि इसको बेच के इतना, इसको, जैसे मान लो दो प्रोडक्ट है, एक बेच के 150 रुपए मिलता है, एक 100 मिलता है, तो ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे इसी को बेचेंगे। लेकिन पहले ये तो देखना पड़ेगा कि इसका कॉस्ट कितना है, इसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। जैसे मान लो इसको प्रिपेयर करने का कॉस्ट है 20 रुपीज, जबकि इसको प्रिपेयर करने का कॉस्ट है 100 रुपीज, तो इसमें तो प्रॉफिट 50 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 80। तो इसीलिए हमें कॉस्ट को तो लेस करके देखना पड़ेगा। अब इन दोनों में कॉमन कॉस्ट है, जैसे कि जो है ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। तो ज्वाइंट कॉस्ट को अब हम लोग क्या एलिमिनेट करें, ज्वाइंट कॉस्ट को एलिमिनेट करने का जरूरत नहीं। जैसे देखो, अगर हमें ऐसे दे दे, एक प्रोडक्ट 150 का है, एक 100 का है। अब इसको बनाने में क्या कॉस्ट लगता है, मान लो रॉ मेटेरियल 10 रुपीज, यहाँ भी मान लो रॉ मेटेरियल 10 रुपीज, यहाँ पर लेबर लग रहा है 20, यहाँ पर लेबर लग रहा है 50। तो इम्पैक्ट तो लेबर का ही आएगा, रॉ मेटेरियल का तो आएगा नहीं, क्योंकि रॉ मेटेरियल दोनों में इक्वल है। अगर हम लोग रॉ मेटेरियल का इम्पैक्ट ना भी दे तो क्या क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ 30 रुपीज का कॉस्ट आ रहा है, यहाँ बोलेंगे 60 का कॉस्ट आ रहा है। अब अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये 120 हो जाएगा कॉस्ट लेस करने के बाद, और ये हो जाएगा हम लोग का 40 रुपीज, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट नहीं देते हैं तो ये डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आ जाएगा हम लोग का 120 माइनस 40, ये देखो 80। डिफरेंस कितने का आ गया, 80 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट नहीं देते हैं तो कैसे होगा, तो ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 50। तो डिफरेंस कितने का आएगा, 130 माइनस 50, तो भी 80 का ही आएगा, तो भी 80 का ही आएगा ना। यहाँ 10 माइनस हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट कॉस्ट को लेस नहीं कर रहे, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट तो दोनों के लिए सेम है, चाहे बटर का देख लो चाहे घी का देख लो, ज्वाइंट कॉस्ट तो दोनों का सेम है। तो हमें ज्वाइंट कॉस्ट को फिर से रीचेक करने का जरूरत नहीं होता है। अगर जरूरत है तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को चेक करने का। अगर हम लोग इसमें से ज्वाइंट कॉस्ट लेस करेंगे तो घी का ज्वाइंट कॉस्ट जो है बटर का भी वही आएगा, दोनों का ही 75,60,000 आएगा, क्योंकि घी का तो अलग से कोई ज्वाइंट कॉस्ट है नहीं, बटर का ज्वाइंट कॉस्ट ही घी का ज्वाइंट कॉस्ट है। तो दोनों में से 75,60,000 लेस करने से तो टाइम वेस्ट है। इसीलिए इस मेथड में क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को लेस करके देखा जाता है कि इसके बाद भी हमारा एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो हम लोग उस हिसाब से अपना कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कमेंट करना पड़ेगा। आप देखो क्या बोला है, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि सजेस्ट करना है कि बटरी बटर को एक्सेप्ट करना चाहिए ऑफर या नहीं करना चाहिए। तो चलो इसके लिए सिर्फ हमें कमेंट लिखना है, ऑफर तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं द ऑपरेटिंग इनकम, जैसा लैंग्वेज उन्होंने दिया था कि ऑपरेटिंग इनकम इफेक्ट होगा कि नहीं, ऑपरेटिंग इनकम ऑफ बटरी बटर विल बी reduced by rupees 3,60,000 in
पे इफ इट सेल, ये देखो इतना कम हो जाएगा ना, अगर बटर बेच देगा तो इतना कम हो जाएगा। इफ इट सेल 20 टन ऑफ बटर टू हेल्दी बोन्स instead of further processing of butter to ghee, तो द ऑफर, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं, तो द ऑफर should not accept it, should not accept it by buttery butter। ये तुम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मैंने जैसे लिखा है वैसा ही लिखना है, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कंक्लूजन यही होगा कि अगर हम लोग ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा जो है सेल इतने से कम हो जाएगा, या ऑपरेटिंग इनकम, जैसे यहाँ देखो लैंग्वेज रखा है ना कि ऑपरेटिंग इनकम पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो इनकम जो है 3,60,000 से कम हो जाएगा, तो ऐसा ऑफर हम लोग क्यों एक्सेप्ट करें जो हमारे बिजनेस को हैम्पर करे। ठीक है, हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला है, in manufacturing company use joint production process that produces 3 product at the split off point, split off point पे 3 प्रोडक्ट बनता है। joint production cost during September where 8,40,000, joint cost है 8,40,000, 3 प्रोडक्ट बनता है इनका, ठीक है, split off point पे। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन दे दिया है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। तो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, चलो 4th नंबर का यहाँ पर प्रोसेस, यहाँ पर हो रहा है प्रोसेस, प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 3 तरह का प्रोडक्ट, 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ए बी सी, ये लिखा हुआ था, ये देखो ए बी सी, ए बी और सी। अच्छा ज्वाइंट कॉस्ट 8,40,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट है 8,40,000, ज्वाइंट कॉस्ट रुपीज 8,40,000, तो 8,40,000 में इसका 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 कितना हिस्सा है वही शायद हमें फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, देखते हैं आगे। यूनिट प्रोड्यूस्ड, ए प्रोड्यूस हो रहा है 1,500, बी 3,000, सी 4,500, तो यहाँ लिख लेते हैं 1,500, 3,000 और 4,500, इतना इतना यूनिट प्रोड्यूस होगा। अब ये यूनिट लिखा है, ठीक है, इसमें कुछ यूनिट दिया नहीं है, तो हमारा ज्यादा मेहनत नहीं होगा ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करने का, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है यूनिट सोल्ड, अब सेल हुआ है 2,000, यहाँ पर सेल हो रहा है हम लोग का 2,000, 6,000 और 7,500। अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेल्स प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 100। अच्छा ए ही फिर सिर्फ स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ए का सेल प्राइस दिया है, बाकी सबका फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये इससे एक बात क्लियर हो जाता है कि ए एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्प्लिट ऑफ के बाद भी सेल हो जाएगा और फर्दर प्रोसेस करते हैं तो भी सेल हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। बाकी प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, बाकी सारे प्रोडक्ट जो है जॉइंट एज ए जॉइंट प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इनका कोई सेल वैल्यू नहीं है, फर्दर प्रोसेस के बाद ही ये सेल हो रहा है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर एट द रेट ऑफ 100 करके ये सेल हो जाएगा ए जो है, और बाकी सब फर्दर प्रोसेस होगा, फर्दर प्रोसेस ये भी हो जाएगा, फर्दर प्रोसेस ये भी हो जाएगा, फर्दर प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस होने के बाद कितने में सेल होगा, 150, 175, 50, 150, 175 और 50, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दे दिया, कॉस्ट टू प्रोसेस आफ्टर स्प्लिट ऑफ, तो स्प्लिट ऑफ होने के बाद यानी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का मतलब अगर समझ में आए तो उसे किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना डिफाइन किया जाए, हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का मतलब ही होता है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद का कॉस्ट, उसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी बोला जाता है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बोला जाता है, कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी बोला जाता है। 1,50,000 1,50,000 1,50,000 ये इक्वल है सभी पे, ठीक है। तो 1,50,000 1,50,000 1,50,000 ये क्या हो गया, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ये सारे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट प्रोडक्ट सी इज ट्रीटेड एज बाई प्रोडक्ट। अच्छा, ये क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है, मतलब बाई प्रोडक्ट है तो फिर ये तो ज्वाइंटली प्रोड्यूस, या फिर ये बाई प्रोडक्ट कैसे हुआ। देखो बाई प्रोडक्ट का मैंने डेफिनेशन क्या बोला था, बाई प्रोडक्ट का मतलब जिसका सेल्स वैल्यू बाकी के कंपैरिजन में काफी कम है, इकोनॉमिकल वैल्यू मार्केट में अगर कम है तो वही प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो कहाँ 50, ये 150 175, हाँ इन दोनों में भी डिफरेंस है लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं है, ये बहुत ही लोअर वैल्यू है 50, ये 150 170 है, ये तो 100 ही नहीं पहुंच रहा है, मतलब 2 टाइम्स, ये सब 2 टाइम्स 3 टाइम्स है, जैसे ये तो देखो 3 टाइम्स है ये सेल वैल्यूज का, और ये 3 टाइम्स से भी ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। वैसे देखो जब तक हमें क्वेश्चन नहीं बोलेगा हम लोग अपने मन से बाई प्रोडक्ट नहीं मान सकते हैं, अब बोला है बाई प्रोडक्ट तो बाई प्रोडक्ट मान रहे हैं। एंड द कंपनी accounts for the byproduct at net realizable value as a reduction of joint cost। बोल रहा है कि ये जो कंपनी है, मतलब जिसका हम लोग डेटा रीड कर रहे हैं, कंपनी का नाम तो कुछ दिया होगा, देखो यहाँ पर कंपनी का नाम शायद दिया था, एनएल मैन्युफैक्चरिंग। तो इनका एक प्रैक्टिस है, क्या प्रैक्टिस क्या है, बोल रहा है कि ये लोग बाई प्रोडक्ट को मार्केट में बेच के जो भी इनके पास रिकवरी होता है उसको यूज करते हैं ज्वाइंट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको मार्केट में सेल करके जितना भी अमाउंट आएगा उसको हमें ज्वाइंट कॉस्ट को रिड्यूस करने में यूज करना है। तो यहाँ हम लोग लेस करेंगे बाई प्रोडक्ट एनआरपी, बाई प्रोडक्ट का नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेस करने के बाद जो ज्वाइंट कॉस्ट आएगा उसे ज्वाइंट कॉस्ट मानेंगे, ऐसा हमें क्वेश्चन बोल रहा है। assume also that product B and C must be processed further before they can be sold। बोल रहा है assume also the product B and C must be processed further before they can be sold। बोल रहा है कि B और C को फर्दर प्रोसेस करना ही है, ठीक है, B और C को फर्दर प्रोसेस करना ही है, वो तो करना ही है। देखो क्यों, क्योंकि ये तो बिकेगा ही नहीं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे इसका कोई सेल्स वैल्यू नहीं है, तो फर्दर प्रोसेस तो रिक्वायरमेंट है ही इसका, तो मस्ट रिक्वायर्ड हो गया। फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए इन सितंबर इफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन इज बेस्ड ऑन नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बोल रहा है कि अगर जॉइंट कॉस्ट को एनआरबी मेथड में अप्लाई किया जाएगा तो हमें ये बताना है कि प्रोडक्ट ए का कितना टोटल कॉस्ट हो रहा है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग जॉइंट कॉस्ट तो निकाल लेते हैं कि जॉइंट कॉस्ट हमें कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये तो देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेकिन हमें वर्किंग नोट, ये तो सोल्यूशन का पार्ट होगा ना, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो लिख लेंगे और यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा। ये तो ड्रॉ है, हमें मेन क्वेश्चन में भी ये चीज दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट लिखते हैं यहाँ पर, जॉइंट कॉस्ट 8,40,000 लेस कर देंगे एनआरबी ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मार्केट में सेल होने के बाद जो हमें रिकवरी देगा वो हमें लेस करके दिखाना है और जॉइंट कॉस्ट को रिड्यूस करवाना है। तो 4,500 इंटू 50 यहाँ पर लिखते हैं, 4,500 इंटू 50, 2,25,000। ये हो जाएगा 2,25,000। यहाँ पर एक बार लिखते हैं क्योंकि हमें और एक चीज लिखना पड़ेगा। यहाँ लैंग्वेज क्या दिया है, देखो यहाँ पर बोल रहा है सी इज ट्रीटेड एज बाई प्रोडक्ट एंड द कंपनी अकाउंट्स फॉर द बाई प्रोडक्ट एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है
कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सारे कॉस्ट को हमें वहां से एलिमिनेट कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो मेरा सेल्स वैल्यू है, ठीक है, ये मेरा सेल्स वैल्यू है। और इसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए कितना कॉस्ट इनकट हुआ था, 1,50,000, तो वो भी लेस होगा। समझाते हैं और एक बार समझाते हैं क्यों 1,50,000 लेस होगा। क्योंकि हमें ये नहीं बोला है कि स्क्रैप वैल्यू लेस करो, बाई प्रोडक्ट का स्क्रैप वैल्यू है 50, हमें बोला है बाई प्रोडक्ट का एनआरवी बताओ, एनआरवी, ठीक है, एनआरवी मतलब कितना मिला। ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे कि मार्केट में सेल करके मुझे 2,25,000 मिला। जैसे मान लो मेरा एक प्रोडक्ट मैंने 100 में परचेस किया था और उसे मैंने सेल कर दिया है 150 में, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि मेरा जो रियलाइजेबल वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब सेल्स वैल्यू, वो है 150। बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है 150 माइनस 100, मतलब एक्चुअली मेरा जो प्रॉफिट है वो बता रहा है, एनआरबी हो गया मेरा 50। या फिर इसे प्रॉफिट नहीं, देखो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, अब ये 150 तो हम लोगों ने 150 में सेल कर दिया, बट इसको सेल करवाने के लिए हम लोगों ने मान लो 10 रुपीज का क्या किया था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया था, 10 रुपीज का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस भी किया था। इसका मतलब एनआरवी कितना हुआ, 150 माइनस 10 इक्वल टू 140, ठीक है। ये होता है एक्चुअली एनआरवी का मतलब, ये हो जाएगा। देखो हम फिर से समझाते हैं, एनआरवी का मतलब है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाने में या सेल करवाने में अगर कोई भी एडिशनल एक्सपेंसेस हुआ है वो लेस करने से जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ऑब्वियसली मेरे पास 150 आया है, लेकिन देखो कॉस्ट, मेन कॉस्ट तो इनकट होगा ही, उससे कोई लिंक नहीं है। जैसे अगर हम 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदेंगे तभी ना 150 में सेल करेंगे, लेकिन इसको सेल करवाने के लिए हम लोगों ने एडिशनल 10 रुपीज का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया। तो रेवेन्यू, सॉरी, रियलाइजेबल वैल्यू 150 है, बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू 140 हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉफिट पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे 140 माइनस 100, कॉस्ट को लेस कर दिया तो 40 रुपीज आ गया। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ये होता है। अब देखो ये जो 50 रुपीज है इसमें तो हमारा सेल वैल्यू यानी कि प्रॉफिट तो इंक्लूडेड है ही ना। ये देखो यहाँ पर जो बोल रहा है 50 रुपीज, ये देखो ये कहाँ दिया हुआ था, यहाँ पर 50 रुपीज फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये 50 रुपीज का क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूड करके है ना। तो ये हम लोग का सेल वैल्यू है, तो सेल करके 2,25,000 मिला। बट मुझे नहीं बोला है कि स्क्रैप वैल्यू बता दो, अगर सिर्फ सेल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू बोलेगा तो 2,25,000, लेकिन मुझे बोला है एनआरबी को लेस कर दो। लेकिन 1,50,000 तो इसको फर्दर प्रोसेस करने में ही लगा। मतलब अगर हम बोलेंगे कि इसको सेल करके मेरा इतना अर्निंग हुआ, तो ये गलत बात है। इसको मार्केट में सेलेबल बनाने के लिए, अगर मुझे एनआरबी पूछे तो मार्केट में सेलेबल बनाने के लिए मुझे 1,50,000 का इस पे एक्सपेंस करना पड़ा। तो अगर हमें एनआरबी बोलेगा तो हमें इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये लेस करके हम लोग का आ जाएगा माइनस 1,50,000, 75,000, ठीक है, 75,000। तो 8,40,000 से माइनस कर देते हैं तो ये हम लोग का हो गया 7,65,000 ज्वाइंट कॉस्ट। और अगर बोला जाता कि सिर्फ स्क्रैप को लेस कर दो, मतलब ज्वाइंट बाई प्रोडक्ट को सेल करके मार्केट में जो वैल्यू मिल रहा है उसको लेस कर दो, तो बात अलग होता। तब हम लोग उसको क्या करते, यहाँ पर हम लोग 2,25,000 ही लेस करते, 1,50,000 लेस करने का जरूरत नहीं होता। एनआरबी बोला था इसीलिए हम लोगों ने लेस कर दिया। अब 7,65,000 को, ये ज्वाइंट कॉस्ट हो गया, इसे हमें अपोर्शन करना है ए और बी में, ठीक है, ज्वाइंट प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर बनाते हैं देखो, ए बी सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू कितना होगा, ए का सेल्स वैल्यू हो जाएगा 1,500 इंटू 100, और बी का हो जाएगा 3,000 इंटू 175। कौन से मेथड में बोला था, हम फिर से एक बार दिखा देते थे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए if joint cost is based on net realizable values, ठीक है, एनआरपी पे अगर बेस्ड होगा तो कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 3,000 इंटू 175, तो ये हो गया 5,25,000। अब यहाँ से लेस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसका तो कुछ है नहीं, बी का है 1,50,000, सभी का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,50,000 है, तो मैंने माइनस कर दिया, एनआरबी आ जाएगा
ये हो जाएगा 5,25,000 माइनस 1,50,000, 3,75,000। तो ये एनआरवी आ गया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं ज्वाइंट कॉस्ट कितना आया, जो अपोर्शन करना है। ज्वाइंट कॉस्ट आया 7,65,000। ज्वाइंट कॉस्ट 7,65,000 apportion in ratio of 1,50,000 is to 3,75,000। अच्छा, इसको कितने से डिवाइड करें? 1,50,000 डिवाइडेड बाय, अगर हम कर लेते हैं यहाँ पर 75,000, तो देखते कितना आता है, 2। 75,000 से डिवाइड हो रहा है, 2 आ रहा है। इसको भी 75,000 से देखते डिवाइड करके आंसर आ रहा है कि नहीं, 5। ठीक है, अगर तुम लोग ऐसे नहीं कर पाते हो तो पूरे डायरेक्ट वैल्यू को लेके भी एडलेस कर सकते हो। अब ज्वाइंट कॉस्ट है 7,65,000 इंटू 2/7, 7,65,000 इंटू 5/7, 7,65,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ रहा है 218,571। और 7,65,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7, 546,428, 428.5 यानी 9। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ज्वाइंट कॉस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक नोट लिखवा देते हैं। देखो, नोट क्यों लिख पा रहे वो बता देते। वैसे आंसर हो गया, लेकिन हम लोग एक नोट लिखेंगे और उसको हम समझाते हैं। देखो, सिंस प्रोडक्ट ए हैज नो फर्दर प्रोसेसिंग, नो फर्दर processing cost, the total cost of product A is equal to its allocated joint cost, that is 2,18,571। ठीक है, समझाते हैं। देखो, यहाँ पर एक बार फिर से क्वेश्चन में देखें। ये देखो, क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। यहाँ पर ना हमें एक पॉइंट बोला था, ये नीचे, सॉरी, हम यहाँ आ गए। देखो, यहाँ पर बोला है कि assume also that product B and C must be processed further before they can be sold। और यहाँ बोला था कि C को बाई प्रोडक्ट मान लो, कंपनी का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग एनआरवी निकाल के लेस करके ज्वाइंट कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो ये तो एक स्टेप था जो हम लोगों ने किया, जहां से मेरे ज्वाइंट कॉस्ट निकल के आ गया। assume also that product B and C must be processed further before they can be sold। और एजम्पशन लेना है B और C को फर्दर प्रोसेस करना ही पड़ेगा, लेकिन A के बारे में ऐसा नहीं बोला है। फिर क्या बोला है, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन सितंबर इफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन इज बेस्ड ऑन एनआरबी वैल्यूज। तो बोल रहा है कि एनआरबी हमें लेना है। तो देखो, तुम लोग का एक क्वेश्चन होना चाहिए था, एनआरबी में तो हम लोग फाइनल सेल्स वैल्यू लेते हैं, तो 1500 इंटू 100 की जगह 150 मैंने क्यों नहीं किया? मैंने तो यहाँ 1500 इंटू 100 किया ना, जबकि हम लोग फाइनल सेल्स वैल्यू लेंगे एनआरबी मेथड में। तो हम लोग ए और बी का ज्वाइंट कॉस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ बोला है फर्दर प्रोसेस, एजम्पशन लेने बोला है, इसीलिए मैंने किया कि बी सी फर्दर प्रोसेस होगा, बट ए के बारे में नहीं बोला है। यानी अगर ए फर्दर प्रोसेस नहीं होगा तो फिर हमारा सेल्स वैल्यू फिर ये 100 ही लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये नोट लिखवाया। वैसे तो एनआरबी मेथड में हमें क्या लेना पड़ता है, फाइनल सेल्स वैल्यू, वही लिखा है। सिंस प्रोडक्ट ए हैज नो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्योंकि उसे फर्दर प्रोसेस करने के लिए हमें यहाँ पर जो है मना कर दिया गया है, बोल रहे बी सी को ही फर्दर प्रोसेस करना है, तो इसीलिए लिखा है। देखो, मैंने यहाँ पर
Since product A has no further processing cost, the total cost of product A is equal to its allocated joint cost. अगर further process नहीं होगा तो जो इसका joint cost है वही इसका total cost होगा. Product A को produce करने का total cost क्या हो जाएगा? सिर्फ joint cost. ठीक है, अगर इसके बाद इसे process किया ही नहीं जाएगा तो यहाँ तक का जो cost है बस उतना ही होगा. तो ये 2,18,571. अगर ये point नहीं बोला जाता ये वाला, ठीक है, तो हम लोग क्या करते, ए का फाइनल सेल्स वैल्यू लेते, यानी ये वाला 150 और उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,50,000 को भी हमें लेस करना पड़ता. फिर एनआरपी अलग आता, फिर उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते 7,65,000 को उस रेशियो में. तो फिर ये लिखने का जरूरत नहीं होता, तब टोटल कॉस्ट जो आता वही होता. ठीक है, तो ये हम लोग का देखो यहाँ पर ये पॉइंट तो कंप्लीट हो गया इसमें जैसा क्वेश्चन था. ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो मैंने बोला और एक पीडीएफ है उसका भी हम लोग यूज करेंगे. देखो यहाँ पर ये वाला 36 नंबर क्वेश्चन. देखो यहाँ पर हमें बोला है XY लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट A which yield two byproduct B and C. The actual joint expenses of manufacturing for a period were 8,200. The profits on each product as a percentage of sales बोल रहा है 33 and 1/3, 25, 15%. Subsequent expenses as follows. तो देखो यहाँ पर बोला है कि XY लिमिटेड जो है मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्ट A बनाता है और ये जो है दो बाई प्रोडक्ट भी बन जाता है B और C. प्रोडक्ट A मेन प्रोडक्ट है, B और C बाई प्रोडक्ट है. फिर बोल रहा है एक्चुअल जॉइंट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग फॉर ए पीरियड वेयर 8,200. तो जॉइंट कॉस्ट लगा 8,200. प्रॉफिट कैसे है, प्रॉफिट यहाँ पर बोला है. देखो अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया था ना वहां कुछ प्रॉफिट हमें नहीं दिया था. नॉर्मली एनआरबी मेथड में जब मैंने तुम लोग को फॉर्मेट लिखवाया था वहां पर हम लोग प्रॉफिट भी मैंने दिखाया था, प्रॉफिट सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ होगा तो वो लेस करना पड़ेगा. ठीक है, अभी फिर से मैंने समझाया तुम लोग को एक एग्जांपल से 150 और 100 का. अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है सेल के ऊपर कितना कितना है हमें बता दिया. फिर नीचे एक टेबल दिया है जहां पर कॉस्ट को बताया है, मेटेरियल, लेबर और यहाँ पर ओवरहेड दे दिया है. प्रोडक्ट ए के केस में, प्रोडक्ट बी के केस में, प्रोडक्ट सी के केस में सेल्स का वैल्यू भी दे दिया है. अपोर्शन द जॉइंट एक्सपेंसेस हमें बोला है जॉइंट एक्सपेंसेस यानी 8,200 जो है उसे हमें अपोर्शन करना है. अब कोई मेथड नहीं बोला है, जो जब कोई मेथड नहीं बोलेगा तो बेस्ट मेथड एनआरबी होता है अगर हमारे पास एनआरबी रिलेटेड डेटा एप्लीकेबल है. तो देखो एनआरबी तो कैलकुलेट हो जाएगा. एनआरबी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एनआरबी मेथड में एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू में हम लोग पहले लेंगे फाइनल सेल्स वैल्यू. ठीक है, उसके बाद वहां से हम लोग लेस करते हैं प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, फिर फर्दर एक्सपेंसेस और अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह होता है तो उसको लेस करते हैं. ठीक है, देखो तो हम लोग इसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 36. सबसे पहले हम इसको कर देते हैं बंद. यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. अच्छा हम और टेबल का नाम नहीं लिख रहे. ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, क्योंकि मैंने काफी सारा क्वेश्चन लिया हुआ है तो टाइम लगेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन एज इट इज होना चाहिए. ऊपर तुम लोग को लिखना पड़ेगा अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट इस तरीके से. अभी हम जस्ट जो है फॉर्मेट बना लेते हैं. पर्टिकुलर्स ए, बी और सी. तो सबसे पहले लिखेंगे सेल्स वैल्यू, क्योंकि एनआरबी मेथड में हमें लिखना पड़ता है फाइनल सेल्स वैल्यू. तो देखो फाइनल सेल्स वैल्यू किसका कितना है हमें यहाँ पर दे ही दिया है 6,000, 4,000, 2,500. अलग और कुछ नहीं बोला है तो यही लिखना पड़ेगा 6,000, 4,000 और 2,500. ठीक है, अब इससे हम लोग क्या लेस करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज वगैरह अवेलेबल है तो प्रॉफिट को भी लेस करना पड़ेगा. प्रॉफिट कैसे बोला है, परसेंटेज ऑफ सेल्स, सेल्स के अकॉर्डिंग 33 and 1/3, 25, 15. और भी आसान हो गया क्वेश्चन. प्रॉफिट कैसे करना है, सेल वैल्यू पे हमें परसेंटेज लगाना है. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही दिया है सेल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग परसेंटेज है. तो 33 and 1/3% 6,000 पे, यानी कितना हो जाएगा 33 and 1/3% इंटू 6,000. तो ये वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 33 and 1/3 मतलब 1/3 होता है. ये मैंने तुम लोग को पहले भी बोला हुआ है. देखो 2,000 कैसे, ये देखो 33 and 1/3 का मतलब 100/3%. ठीक है, अब 100/3% मतलब 100/3
होल डिवाइडेड बाय 100, जैसे 3% का मतलब 3/100 होता है, ठीक है। सेम तरीके से अब इसे रिवर्स कर दो, मैथ्स का रूल्स जो होता है 1/100 तो 1/3 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो 1/3 यानी कि 2000। अच्छा, फिर 4000 पे कितना परसेंट लगाएंगे? 4000 पे 25%। तो यहाँ पर लिखते हैं 4000 इंटू 25%। 25% मतलब होता है 1/4, यानी ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 2500 पे कितना लगाना पड़ेगा? इसका प्रॉफिट है हम लोग का 15%, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हम ओरली नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हो गया 15%, 375, ठीक है। ये प्रॉफिट लेस होगा, और क्या लेस होगा? अगर तुम लोग फॉर्मेट देखोगे, कॉपी में लिखा हुआ है, तो वहां से भी देख सकते हो। फिर यहाँ से लेस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, मैंने इसे शॉर्टकट में लिख दिया फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना कितना है यहाँ पर, ये देखो, ये तो ज्वाइंट कॉस्ट है। ये सब क्या दे रखा है? क्या ये हमें बता रखा है कि मतलब ए का ज्वाइंट कॉस्ट कितना है, बी का? नहीं नहीं, ये तो बोला है सब्सिक्वेंट एक्सपेंस, यानी कि जो है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सब्सिक्वेंट, मतलब उसके बाद, ये 8200 के बाद भी, या फिर 8200 के अलावा भी जो एक्सपेंसेस हुआ है, यानी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। टोटल ले लेंगे 450, 325, 150, अलग अलग लेके क्या करें, यहाँ पे लिख लेते हैं 450, यहाँ पर हो जाएगा 325, और यहाँ पर हो जाएगा 150, ठीक है। अब ये सब लेस करने से हमें मिल जाएगा एनआरवी। नॉर्मली अब तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे, वहां हमें सेल्स वैल्यू मिल रहा था, प्रॉफिट तो एक भी क्वेश्चन में नहीं मिला, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जरूर मिल रहा था। अब यहाँ पर आ जाएगा, देखते हैं कितना आ रहा है, 6000 माइनस 2000 माइनस 450, 3550, 4000 माइनस 1000, 3000, 3000 से लेस कर देंगे 325, 2675, 2500 माइनस 375 माइनस 150, लेस करने से हो गया 1975, 1975, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया? ये एनआरबी आ गया, ठीक है, एनआरबी आ गया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। लेकिन यहाँ पर ना हम लोग प्रॉफिट को भी लेस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का ना एनआरबी नहीं आया, सोच के देखो थोड़ा सा, वो फॉर्मेट में मैंने एनआरबी जरूर लिखवाया, लेकिन प्रॉफिट लेस करते हैं तो अब वो रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब सेल्स का इंपैक्ट तो नहीं रहा ना। सेल्स से प्रॉफिट अगर लेस हो गया तो हमारे पास क्या आ जाता है? टोटल कॉस्ट। अगर हम लोग यहाँ पर एक लाइन लगा के वैल्यू निकालते हैं तो वो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये देखो, जब भी हम लोग सेल से प्रॉफिट लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 4000, यहाँ पर हो जाएगा 3000, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस करने से हम लोग का हो जाएगा 2125, ठीक है। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर लेस कर देते हैं तो कौन सा कॉस्ट आ जाएगा? ज्वाइंट कॉस्ट। सोच के देखो, ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। वो तो फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है, तो मैंने भी लिखवा दिया कि ये एनआरबी है। ऑब्वियसली एनआरबी है, अगर प्रॉफिट लेस नहीं होता है तो वो एनआरबी है, क्योंकि वहां पर तब भी प्रॉफिट का इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि आरबी रियलाइजेबल वैल्यू यानी सेल्स का बात हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब प्रॉफिट ही लेस हो जा रहा है तो ये तो, इसमें तो कुछ प्रॉफिट इंक्लूडेड है नहीं, तो ये हम लोग का क्या हो गया? ज्वाइंट कॉस्ट। यही दिया था क्वेश्चन में कि ज्वाइंट कॉस्ट बता दो, तो देखो खुद ब खुद हम लोगों को यहाँ पर लेस करने पे ज्वाइंट कॉस्ट मिल गया। तो ये इस तरीके से होगा। आसान है क्वेश्चन, लेकिन हमें टॉपिक को समझना है ना, तभी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया? सिंपल, सेल वैल्यू से प्रॉफिट हटा दिया, क्या मिल गया? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यानी कि एक प्रोडक्ट को फाइनली सेल्स करने के लिए जितना भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, तो कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है? 8200 का कुछ पोर्शन जो ए में जाएगा, 8200 का कुछ पोर्शन बी में जाएगा, 8200 का कुछ पोर्शन सी में जाएगा, प्लस ये इतना 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 खर्चा हुआ है। तो इसका मतलब अगर वो मेरा शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ही निकला है तो उसका टोटल मेरा 8200 होना चाहिए, ये सब का टोटल। चेक करो होता है कि नहीं। 1975, 2675 प्लस 3550, ये देखो 8200 आया, 8200 हम लोग का आंसर आ गया। तो बेसिकली क्या होगा, अगर इस चीज को हम ड्रॉ करें, तुम लोग को और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर 8200 का जो है एक्सपेंस किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ,
ABC, ठीक है। इसको फर्दर प्रोसेस तीनों को किया गया, इसका फर्दर प्रोसेस में 450 का खर्चा हुआ, इसका 325 का और इसका 150 का। उसके बाद सेल कर दिया गया है 6000 में, ये 4000 में और ये 2500 में। यही कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये क्या है, सेल्स वैल्यू है। सेल्स वैल्यू का मतलब क्या होता है, सेल्स वैल्यू का मतलब होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब ये यहाँ पर सेल्स वैल्यू अगर 6000 है, हम एक एक इंडिविजुअली समझा रहे हैं तो फिर बाकी भी समझ में आ जाएगा। टोटल कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट है, एक है मेरा ज्वाइंट कॉस्ट जो कि ये वाला, इसका कितना पोर्शन वो मुझे नहीं पता, एक है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और एक है मेरा प्रॉफिट, ठीक है। अब ये 6000 लिख दिया, ज्वाइंट कॉस्ट मुझे नहीं पता, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मुझे ए का पता है 450, और ए को सेल करके प्रॉफिट कितना हुआ है वो मुझे डेटा गिवन है, उसको हम यूज कर सकते हैं। ये हो रहा है मेरा 2000, ठीक है। 2000 ये मैंने लिख लिया। अब ये 6000 से 2450 लेस करना है। देखो 6000 से 2450 लेस करने से कितना आ जाएगा, ज्वाइंट कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 3550, ठीक है। इसको अगर ऐसे मैथमेटिकली समझोगे तो भी क्लियरली समझ में आता है, ड्रॉ करके देखोगे तो भी समझ में आता है, तो ये ज्वाइंट कॉस्ट आएगा। तो अभी तक एनआरबी इसीलिए लिख रहे थे बिकॉज वहां पर कोई प्रॉफिट एलिमेंट हम लोग जो है हटा नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ प्रॉफिट दिया था तो फिर ये जो है प्रॉफिट अगर हट जाएगा तो ये एनआरबी नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा ज्वाइंट कॉस्ट। अच्छा अब देखो नेक्स्ट 36, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 37th नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि एक केमिकल प्रोसेस यील्ड 60% ऑफ मटेरियल इंट्रोड्यूस एज ए मेन प्रोडक्ट ए एंड बाई प्रोडक्ट बी। बोल रहा है कोई एक केमिकल प्रोसेस किया जा रहा है जिससे 60% मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है एज मेन प्रोडक्ट ए, मतलब ए कितना प्रोड्यूस हो रहा है 60%, ठीक है। एंड बाई प्रोडक्ट बी, बी बाई प्रोडक्ट है वो 15% और सी भी बाई प्रोडक्ट है वो 5% प्रोड्यूस होता है। बीइंग द वेस्टेज, और ये जो है ना ये वेस्टेज भी है, बाई प्रोडक्ट है एज वेल एज वेस्टेज, मतलब इसका मार्केट वैल्यू बहुत ही कम होगा, हो सकता है ना भी हो, क्योंकि वेस्टेज का मार्केट वैल्यू हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर होता है तो वेस्टेज स्क्रैप हो जाता है, वेस्टेज मतलब ना जो कोई नहीं लेगा, जो कोई नहीं लेगा, ठीक है, वो हो जाता है वेस्टेज। जैसे अगर कोई फ्रूट एकदम ही खराब हो गया जिसका कोई भी मतलब वो ऐसा ही हालत है कि उसे कोई एज ए स्क्रैप भी नहीं लेना चाहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेस्टेज। वेस्टेज का नॉर्मली कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है, अगर हो जाता है बाई चांस किसी डिमांड के रीजन से तो वो स्क्रैप हो जाएगा। द रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर इन प्रोसेस प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। बोल रहा है जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो रॉ मटेरियल और लेबर का क्या रेशियोज में यूज हुआ है वो बता रहा है। बोल रहे 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। इसका मतलब क्या है, ये देखो सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, बोल रहा है कि अगर 1 यूनिट प्रोडक्ट बी बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल लगेगा, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी बनाने के लिए उसका आधा रॉ मटेरियल लगेगा। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी के लिए अगर एक्स यूनिट रॉ मटेरियल लगेगा तो प्रोडक्ट सी के लिए x/2 लगेगा क्योंकि उसका हाफ लगता है। और 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 1.5 टाइम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बी। तो 1 यूनिट प्रोडक्ट बी के लिए कितना चाहिए, बोल रहा है 1.5 टाइम ऑफ प्रोडक्ट एक्स, मतलब 3/2 ऑफ एक्स, ठीक है। इतना हमारा रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा। अब रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट का कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे वो भी हम बता रहे, फिर उसके बाद देखो इस तरीके से हो जाएगा, जस्ट मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया, अभी करवा देंगे। फिर बोल रहा है प्रोडक्ट ए का रिक्वायरमेंट क्या है, डबल द टाइम नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी एंड 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी। टाइम टाइम, ठीक है, मतलब एक फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होने के लिए कितना टाइम लगता है, बोलता है डबल टाइम लग रहा है। एक यूनिट बी बनने के लिए जितना टाइम लगेगा और एक यूनिट सी बनने के लिए जितना भी टाइम रिक्वायरमेंट है उसका डबल, ठीक है, उसका डबल जो है प्रोडक्ट ए को बनने के लिए रिक्वायरमेंट होगा। फिर प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। और प्रोडक्ट सी को बनने में कितना टाइम लगता है, बोल रहा है प्रोडक्ट सी को बनने में टाइम लग जाएगा प्रोडक्ट बी को बनने में जितना टाइम लगता है उसका हाफ। ओवरहेड को कैसे एब्सॉर्ब करना है, 6:1:1, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में करने क्या बोला है, यहाँ तो हमें बताया रॉ मटेरियल कैसे यूज करना है, रॉ मटेरियल किस तरीके से यूज हुआ है, लेबर किस तरीके से यूज हुआ है, एज वेल एज ओवरहेड का रेशियो दे दिया है। फिर बोला है कॉस्ट डेटा, बोल रहे इनपुट 1000 यूनिट ऑफ कॉस्ट,
4600 डायरेक्ट लेबर ओवरहेड, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द अबव प्रोडक्ट। बोल रहा है कि कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब बोलो रॉ मटेरियल ए बी सी में कितना कितना है, लेबर का कॉस्ट ए बी सी में कितना कितना है, ओवरहेड का कॉस्ट ए बी सी में कितना कितना जाएगा, ये हमें बताना है। तो ओवरहेड तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही लेंगे, उसका डायरेक्ट हमें रेशियो दे दिया है, बाकी चीजों का रेशियो बनाना पड़ेगा जो हिंट्स हमें दिया हुआ है उससे। मतलब बोल सकते हो थोड़ा मैथमेटिकल जो है यहाँ पर ज्यादा यूज होगा मैथ्स का, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ हमें करने क्या बोला है, हमें बोला है कि बताओ कि हर एक कॉस्ट किस तरीके से तीनों प्रोडक्ट पे कैलकुलेट होगा, तीनों प्रोडक्ट पे एपोर्शन होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ एपोर्शन, टोटल प्रोडक्ट ए बी और सी, प्रोडक्ट ए बी और सी जिसमें से ये दोनों है बाई प्रोडक्ट, ठीक है, और ये है मेन प्रोडक्ट, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रखा है। अच्छा, क्या क्या एलिमेंट है, मेटेरियल का कॉस्ट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों प्रोडक्ट में, लेबर का डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों प्रोडक्ट में, ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों प्रोडक्ट में। ओवरहेड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो तो देखो क्लियरली दे दिया है, 6:1:1। अच्छा है, यहाँ दे दिया है, चलो लिख लेते हैं। और कितना कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसके लिए हमें यहाँ डिटेल्स दिया हुआ होगा। ये देखो ओवरहेड है 6000 यूनिट, सॉरी 6000 रुपीज। तो 6000 रुपीज को अगर हम लोग 6:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 डिवाइडेड बाई 678 इंटू 6, यानी ये गलत हो गया, 6000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6, हाँ 4500। ए का ओवरहेड का खर्चा 4500 डिवाइडेड बाई 6 कर लेते हैं, तो बाकी दोनों का 750 750, ये तो बड़े ही आसानी से निकल गया। लेकिन मेटेरियल लेबर का इतने आसानी से नहीं होगा, मेटेरियल लेबर का रेशियो मिसिंग है, रेशियो प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैंग हो गया, हाँ ये देखो लेबर का खर्चा है 4100, लिख लेते हैं यहाँ पर 4100, और मटेरियल का खर्चा है 4600, टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल यहाँ पर रुपीज लिख देते हैं, मतलब मटेरियल का टोटल कॉस्ट, लेबर का टोटल, ओवरहेड का। तो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए हमें मटेरियल और लेबर का रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये पेज हम रख देते हैं, यहां से करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बेसिस ऑफ एपोर्शन ऑफ मेटेरियल, बेसिस ऑफ एपोर्शन ऑफ मेटेरियल, ठीक है। कैसे होगा, मेटेरियल का यूज देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 1 यूनिट ऑफ, ये देखो 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 1.5 टाइम ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बी। बेसिकली प्रोडक्ट बी का रॉ मटेरियल कितना लगेगा उसके ऊपर डिपेंड करके ए का बताया गया है, प्रोडक्ट बी के ऊपर ही डिपेंड करके सी का बताया गया है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं लेट प्रोडक्ट बी रिक्वायर x यूनिट ऑफ मेटेरियल, x यूनिट ऑफ मेटेरियल, तो प्रोडक्ट सी रिक्वायर कितना मेटेरियल रिक्वायरमेंट होगा बता दिया है, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ द रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्ट बी, तो x/2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं लेट 1 यूनिट प्रोडक्ट बी, मतलब 1 यूनिट प्रोडक्ट बी बनाने के लिए अगर x यूनिट रॉ मटेरियल लगता है तो 1 यूनिट प्रोडक्ट सी बनाने के लिए x/2 यूनिट रॉ मटेरियल लगेगा, एंड 1 यूनिट प्रोडक्ट ए बनाने के लिए कितना हमारा रॉ मटेरियल लगेगा, 1.5 टाइम्स, टाइम्स मतलब उतना हो जाएगा, उतने टाइम्स यानी मल्टीप्लीकेशन, 1.5 टाइम्स ऑफ बोला है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बी, तो ये हो गया,
ठीक है। अब इसका हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे रेशियो। तो रेशियो कैसे हो जाएगा, x:2 एंड ये हो गया 3/2x, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे x को हटा देते हैं, ये देखो कैसे हो जाएगा इसका रेशियो, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो अगर तुम लोगों ने कभी किया है, किया तो जरूर होगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, अगर एस बेस इक्वल होने से ही रेशियो जो है हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो रेशियो को बेस इक्वल करना पड़ेगा। ये हमें आउट ऑफ 2 बता रहा है, ये हमें आउट ऑफ 2 बता रहा है, बट ये हमें आउट ऑफ 1 बता रहा है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको भी हमें 2 में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम लोग बेस को इक्वल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, दो तरीका होता है, या तो इसका एलसीएम कर लो, ये ऐसे, ठीक है। तो एलसीएम करने से 2 आ जाएगा और 2 को हर एक जगह पे मल्टीप्लाई कर दो, ये एक प्रोसेस होता है। और एक प्रोसेस भी होता है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। यहाँ पर 2x, यहाँ पर हो जाएगा x, और ये हो गया हम लोग का 3x। x हटा दो, 2:1:3। अच्छा, मुझे एबीसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, मुझे एबीसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। रुको, ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा, एबीसी नहीं लिखेंगे तो फिर हम लोग का गलत आंसर आएगा, मतलब लिखने के टाइम पे प्रॉब्लम होगा। A:B:C के अकॉर्डिंग करेंगे। तो A का वैल्यू है ये 3/2x, B का वैल्यू है हम लोग का x, और C है x/2। अब यहाँ पर 3/2 x इंटू 2, ये एलसीएम का वैल्यू, x इंटू 2, x/2 इंटू 2, तो यहाँ पर हो गया 3x, 2x और x, यानी कि 3:2:1 ऐसा किया जा सकता है। या फिर दूसरा जो ऑप्शन था वो हम बता रहे थे, ये देखो यहाँ 3/2 है, x को हटाते हैं, ठीक है, ये हो गया 1/2। क्या करना है, ये तो बेस तो 2 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ नीचे भी 2 लिखो, क्योंकि इसका ओरिजिनलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। तो ऊपर और नीचे दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोगों ने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, सभी का बेस इक्वल हो गया, 3:2:1 जल्दी से कैलकुलेट होगा। या फिर ये प्योरली एक मैथमेटिकल रूल्स हो गया कि हम लोग इसे एलसीएम करके कर सकते हैं। तो ये आ गया हम लोग का 3:1, ठीक है। अब ये रेशियो यहाँ पर लिख देंगे, 3:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया है। तो 3+2 5 + 1 6, 4600 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, 2300। तो मेटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का हो जाएगा 2003। अच्छा हाँ, एक चीज गलत हो गया, मतलब ये ठीक है, इस पे और भी थोड़ा सा हमें जो है इसको यूज करना पड़ेगा। अब ये ना 1 यूनिट के लिए बोला है, लेकिन यहाँ एक देखो क्या बोला है कि एक्चुअली हम लोग का जो मेटेरियल यूज हुआ है वो तो 1 यूनिट बनाने के लिए नहीं हुआ है, 1000 यूनिट बनाने के लिए हुआ है। तो 1000 यूनिट के अकॉर्डिंग हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। मतलब हम समझाते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि रेशियो तो 3:1 हो गया, ये सही है। अब हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ apportionment for total unit production। ये 1 यूनिट का रेशियो है, बट ये जो एक्सपेंस है नॉट फॉर 1 यूनिट, दिस इज फॉर 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट का रेशियो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो, ये मैंने लिख दिया। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो कैसे हो जाएगा, यूनिट प्रोड्यूस हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर बता दिया था कि कौन सा कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। ये देखो, ये हमारा 60% प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी 15%, प्रोडक्ट सी 20%, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1000 यूनिट में, और ये देखो ये भी हमें बताया 1000 यूनिट, 1000 यूनिट, ठीक है, 1000 यूनिट। तो यहाँ पर लिखते हैं 1000 यूनिट। अब कितना कितना ए बी सी प्रोड्यूस हुआ है वो भी लिख लेते हैं, ए बी सी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो कितना कितना प्रोड्यूस हुआ है। 60%, 60%, अच्छा, फिर बी 15%, बी 15%, और सी जो है 20%। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। 60% ऑफ द मटेरियल इंट्रोड्यूस एज मेन प्रोडक्ट ए, बाई प्रोडक्ट
बी 15%, बाई प्रोडक्ट सी 20%। अच्छा 5% वेस्टेज है। अच्छा मुझे लगा सी वेस्टेज है, नहीं सी वेस्टेज नहीं है। वेस्टेज बोल के मतलब और एक वेस्टेज निकल के आ रहा है जो कि 5% है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1000 का 60% कितना हो जाएगा 600। ठीक है, अच्छा 15%, 1000 का 15% ये हो जाएगा हम लोग का 150, और 1000 का 20% ये हो जाएगा हम लोग का 200। ठीक है, और वेस्टेज जो है ये हम लोग का हो जाएगा 50, आई थिंक 1000 का 50%, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, कैलकुलेट करके रख सकते हैं बट वो हमें चाहिए नहीं है। इतना इतना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। अब इसको हम लोग जो है यहाँ पर रेशियो को ट्रांसफर कर लेंगे, तो देखो कैसे हो जाएगा। 1 यूनिट के लिए 3:1, तो यहाँ पर हो जाएगा 6000 इंटू 3, ऐसे लिखेंगे 6000 इंटू 600 into 3 is 2. 150 into 2 is 2. 200 into 1. मैंने क्या किया, टोटल यूनिट के प्रोडक्शन, ये 1 यूनिट के लिए 3, 1 यूनिट के लिए 2, 1 यूनिट के लिए 1, तो 600 के लिए 18, यहाँ पर हो जाएगा 600 into 3। ठीक है, अच्छा ये हम लोग का हो जाएगा 600 into 3 1800, ये हो जाएगा हम लोग का 300, ये हो गया हम लोग का 200। तो रेशियो बनेगा 18:3:2। रेशियो ये वाला होगा। ये रेशियो कोई गलत नहीं है, ये सही है, बट ये तो 1 यूनिट के लिए है, जबकि ये तो 1 यूनिट का कॉस्ट नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, कंपेरेबल सिचुएशन में लाया। ये 18:3 और 2 हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, 18:3 और 2 ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 18:3 और 2, तब जाके ये सही कंपैरिजन होगा। 18 + 5 23, 4600 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 18, 3600 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 3, ये हो गया हम लोग का 600, और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 400। ठीक है, अब लेबर का भी कैलकुलेट करेंगे रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो लेबर का देखते हैं क्या होगा रेशियो। बेसिस ऑफ apportionment ऑफ लेबर। अच्छा देखो लेबर का क्या बोला था, लेबर का बोल रहा है कि प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स डबल द टाइम नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट बी और 1 यूनिट सी, और प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बी। दोनों ही प्रोडक्ट बी पे बेस्ड है, तो हम लोग ये मान लेते हैं लेट बी रिक्वायर 1 यूनिट बी रिक्वायर वाई आवर्स। वाई आवर्स जो है 1 यूनिट बी को प्रोड्यूस करने में लगता है। तो फिर सी जो है, सी को कितना टाइम लगेगा, सी को लगेगा ये देखो हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बी, तो y/2 आवर्स। ठीक है, और ए को कितना लगेगा, ए को लगेगा, ए का रिक्वायरमेंट क्या है, बोल रहा है ए रिक्वायर्स डबल द टाइम नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट बी और एंड 1 यूनिट सी। 1 यूनिट बी को कितना लगता है y आवर्स, और 1 यूनिट सी को लगता है y/2 आवर्स, इसका डबल इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का y इंटू 2 2y, और ये प्लस हो गया y यानी 3y। ठीक है, ये कैलकुलेट करके 3y आ जाएगा। अब रेशियो निकालते हैं ए बी सी, तो a है 3y, b है हम लोग का y, और c है हम लोग का y/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से तुम लोग एलसीएम कर सकते हो, या फिर सभी जगह पे ऐसे करके y यहाँ 2, तो यहाँ भी 2 अप्लाई करो, यहाँ 2 अप्लाई कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर हो जाएगा y/, ये ऐसे होगा y/2। ये ऐसे ही रहने देते हैं, सबका बेस मैंने 2 कर दिया। ठीक है, नीचे 2 और ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करने का रीजन ये होता है कि 3y के ओरिजिनलिटी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y y, और ये हो गया y, तो इसका मतलब 3:1:1, बट ये हो गया हम लोग का 3:1:1, ये हम लोग का हो जाएगा, जब मैंने सही कैलकुलेट किया है y/2। एक मिनट, ये अगर मेरा ये 6 होगा, 3 × 2 ये 6 हो जाएगा, ये ये हो गया 6y/2, 2y/2 और y/2, यानी 6y 2y और y, नीचे से 2
हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 6 to 1, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 6, 2 और 1, ये 1 यूनिट के लिए है, ठीक है। तो टोटल यूनिट का कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं टोटल यूनिट के अकॉर्डिंग क्या रेशियो होगा, टोटल यूनिट के अकॉर्डिंग 6 into 600, 2 into 150 और 200 into 1, तो 3600, 300 और 200, तो 36, 3 और 2, ये रेशियो हो जाएगा 36, 3 और 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 36, 3 और 2, 36, 3 और 2, तो 4100 डिवाइडेड बाई ये हो गया 5, 5 और 36 मतलब कितना हो जाएगा 41, 4100 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 36, तो ये हो गया 3600, 10 हो रहा है तो ये हो जाएगा हम लोग का 310, यानी कि ये 200 हो जाएगा। अब इसका टोटल करते हैं 9 और 750, मतलब ये हो गया 1650, 600 यहाँ पर 600 प्लस 750, तो ये हो गया 1350, 3600 टू टाइम्स है प्लस 4500, तो ये हो गया हम लोग का 11700 प्लस 1650 प्लस 1350, तो टोटल 14700, यहाँ पर चेक करके देख सकते हो वही होना चाहिए। तो ये हो गया 448 प्लस 6, यहाँ पर लिखते हैं 4600 प्लस 4100 प्लस 6000, 14700, ठीक है। तो 14700 का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका रेशियो कैलकुलेट करना, भले ही मैथमेटिकल टाइप्स है लेकिन कॉस्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है हम लोग का, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि ये मैथमेटिकल टाइप्स है तो नहीं आएगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अब और एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ये 38 वाला, ये आसान है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं एक बार। ये देखो यहाँ पर मतलब उस वाले पीडीएफ में भी था, कोल टार बेंजोल सल्फेट ऑफ एमोनिया और गैस का प्रोडक्शन बोला है। यहाँ पर जो है ये टोटल इतना टन जो है प्रोडक्शन हुआ है, और कोल का जो प्राइस है मतलब जो रॉ मटेरियल है वो है 80 पर टन, कि ये बोल रहा है यहाँ पर डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर ऐड ऑन किया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि अगर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्यों दिया है। बोल रहा है कि कोल यानी रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड का बोल रहा है कि कॉस्ट टू पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे डायरेक्ट लेबर का खर्चा इतना और ओवरहेड यानी ज्वाइंट कॉस्ट हो गया, तो 80 प्लस 40 प्लस 60 यानी कि 180 टोटल ज्वाइंट कॉस्ट हुआ है, ठीक है। हमें मेटेरियल लेबर एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेट, वेट यानी फिजिकल यूनिट मेथड, वेट यानी फिजिकल यूनिट मेथड पे हमें इस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं, देखो ये वाला कैसे होगा, यहाँ पर 38 नंबर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग अलग अलग करके दिखा देंगे क्योंकि अलग बोला हुआ है। तो मेटेरियल का कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेबर का कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ओवरहेड का करेंगे। कॉस्ट कितना कितना इनकट है, देखो कॉस्ट है 80 40 60, 80 40 और 60, ठीक है, इतना कॉस्ट इनकट है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर टोटल भी लिख लेते हैं 180, ये वाले कॉलम को पर्टिकुलर्स बोल लो, ठीक है। ये वाले कॉलम को हम लोग बोलेंगे टोटल, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम लोग लिख लेते हैं कि कितना कितना क्या क्या है, कोल टार बेंजोल, कोल टार बेंजोल और सल्फेट गैस, सल्फेट, थोड़ा सा बस चेंजेस है क्वेश्चन में, सल्फेट और यहाँ पर हो गया गैस। अच्छा, फिजिकल यूनिट मेथड में करना है तो इनका जो फिजिकल यूनिट रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 1420:1:22:22:26:412, ये रेशियो हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर रेशियो जो है वो हम लोग का हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं रेशियो जो है वो हम लोग का हो जाएगा 1420
is to 120 is to 22 is to 26 is to 412। हम पहले ये सारा ऐड कर लेते हैं। 1420 प्लस 120 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 412, हमें सारे फिजिकल यूनिट मेथड में करना है, यानी 2000। अच्छा ऐड तो किया हुआ था, चलो टोटल हो जा रहा है 2000। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करेंगे? 80 डिवाइडेड बाई 2000। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इस तरीके से 80 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू दिस वन। अगर मुझे ये 80 रुपीज को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 80 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 1420। तो कितना आ जाएगा? 56.8। ठीक है, पहला वाला आ गया 56.8, इंडिविजुअली कर लिया। अब होल टार का देखते हैं। तो यहाँ पर 1420 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, वो हटा के 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 4.8। ठीक है, फिर यहाँ से 120 को एलिमिनेट करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22, तो कितना आ गया? 0.88। ठीक है, फिर यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 26 इंटू कर लेंगे 412, तो ये हो जाएगा हम लोग का 13 पॉइंट, नहीं ये कुछ गलत आ गया शायद, 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 412, तो ये आ रहा है 16.48। अच्छा 412 मैंने गलत लिखा है क्या? एक सेकंड, नहीं सही तो लिखा है 412। ठीक है, तो फिर ये 0.88, उसके बाद अच्छा ये बाकी है ना, 1 2 3 4 सल्फेट है, ये लास्ट वाला जाएगा 16.48। ये 412 मैंने 26 का तो किया ही नहीं, इंटू 26 मतलब सल्फेट का निकाला नहीं, 1.04। सिंपल इस तरीके से, सेम तरीके से ये भी होगा। अब देखो 80 ये 40y, अब देखो सारी चीज हमें कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 80 का रेशियो ऐसे बन रहा है तो 40 का इसका हाफ बनेगा, जो भी लिखा हुआ है इसका आधा हो जाएगा। ये देखो डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 0.52। चाहो तो चेक करके देख सकते हो, हम एक चेक करके दिखवा लेंगे। ठीक है, 56 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 2 से डिवाइड करो 28.4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2.4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 44, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 8.24। चेक करके देख लो, 40 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू यहाँ पर 1420, देखो सेम आंसर आएगा 28.4। ये कैसे हो रहा है? ये 80 का रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन में 40 लिखना है तो वैसे हो जाएगा। अब 60 वाला देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 60 इंटू 1420 डिवाइडेड बाई 2000, ये हो गया 42.6, 42.6। ठीक है, अच्छा इसको ऐड करने से आएगा 127.80, लिख देते हैं, चेक करके देख सकते हो। अच्छा इसके बाद ये आ जाएगा हम लोग का 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2000, तो ये हो जाएगा 3.6, और ये टोटल करने से आएगा 10.80। अच्छा अब ये देख लेते हैं कितना आ रहा है। 22 इंटू 22 इंटू 60, 22 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2000, 0.66। अच्छा ये टोटल करने से आ जाएगा 1.98। 26 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2000, 0.78, तो ये टोटल हो गया 2.34। और ये लास्ट 412 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2000, 12.36, और इसका टोटल करने से आएगा 37.08। ठीक है, और ये सभी को टोटल करने पे 180 आ जाना चाहिए, आएंगे। ठीक है, चेक करके देख सकते हो कि मटेरियल का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इंडिविजुअली प्रोडक्ट पे लेबर का और ओवरहेड का हमें इंडिविजुअली बोला था, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया हुआ है उसमें इंडिविजुअली नहीं बोला था। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली कर पा रहे थे। अच्छा अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39, ये इसमें हमें जॉइंट एक्सपेंस, इसमें ना अकाउंट बनाने के लिए बोला है, प्रिपेयर अकाउंट जो है कॉस्ट, शो द कॉस्ट ऑफ एक्स पर क्विंटल, यहाँ अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम लोग इतना ही करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है तो ये हम लोग करेंगे, और ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे।
ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।